सबसे पहले भैया जी महाराज और हजूर महाराज जी के श्री चरणों में वंदन और कोटि कोटि प्रणाम। आज का जो समय है या आज का जो दिन है, ये ऐसा दिन और समय है जिसमें हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से, किसी न किसी परेशानी से, बीमारी आप सभी लोग समझते हैं और परेशानी भी आप सभी लोग समझते हैं, उससे ग्रस्त या पीड़ित है। भाग दौड़ इतनी जीवन में हो गई है दोनों स्तरों से, मतलब दोनों तरीकों से, शरीर से भी और मन से भी। तो मन को स्थिर करने के लिए भैया जी आपको निरंतर प्रयास करा रहे हैं, लगे हुए हैं कि आपका मन स्थिर हो, आपका तन स्थिर हो, और जो उद्देश्य मनुष्य जीवन का होना चाहिए उसके बारे में आपको जागरूक कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। ईश्वर या परमात्मा से आपका कैसे मिलन हो, इसके बारे में उनका प्रयास रहता है। लेकिन इसके साथ साथ उनका ये भी मानना है कि मन को स्थिर करने के लिए पहले तन का स्थिर होना अति आवश्यक है। तन मतलब आपका शरीर, और आपके शरीर में स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप अपने जीवन में ध्यान रखकर अगर आगे बढ़े तो मैं बिल्कुल ये 100% विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको आपके जीवन में कभी भी कोई भी बीमारी या कोई भी समस्या नहीं होगी। अभी मैं मेरा व्याख्यान शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है वहां तक एक सवाल करूंगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल जानता हूं कि जैसे ही मैं मेरा व्याख्यान, मतलब जो मेरा उद्बोधन यहाँ पे है, ये खत्म होने के बाद आप सभी लोगों के बहुत सारे सवाल आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप जब बहुत सारे सवाल पूछो तो क्यों ना, मेरे पास समय है, मैं सबसे एक सवाल पहले ही पूछ लेता हूं, बाद में आप तो पूछेंगे ही। तो मैं आप सभी लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि चाहे वो बहन या माता जी है, चाहे इधर बैठे मेरे बुजुर्ग या भाई हैं या मेरी उम्र के हैं, कि कोई व्यक्ति ऐसा यहाँ पे है जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अगर पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो हाथ उठा दे। अभी तो मेरे को कोई हाथ ही नहीं दिखा, इसका मतलब क्या है? अगर फिर पूछ रहा हूं, अगर कोई भाई या बहन या कोई मेरी माता जी या बुजुर्ग कोई अगर स्वस्थ है तो अपना हाथ ऊपर कर दे कि मैं पूर्ण से स्वस्थ हूं। शायद कोई नहीं है। इसका अर्थ पता है क्या है? इसका अर्थ ये है कि जीवन की जो आपकी गति है ना, वो इस तरह से चली हुई है कि गाड़ी तो चल रही है लेकिन ड्राइवर नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं भी गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती है, और एक्सीडेंट का अर्थ आपको सबको पता है, जीवन रह भी सकता है और जीवन नहीं भी रह सकता है। और अगर जीवन रहा भी तो वो टूटी फूटी जिंदगी आपकी होगी। इसका सीधा अर्थ ये हो गया कि आप डॉक्टर और वैद्य के चक्कर काटते हुए ही जो अपने जीवन का सुख आप ईश्वरीय ध्यान में लगाकर अपने आप को एक ऐसी दिशा में ले जाना चाहते हो, जिस दिशा में ले जाने के बाद आपको क्या, आपके आने वाली पीढ़ियां भी तर जाएंगी या सुधर जाएंगी, उससे आप वंचित रह जाओगे। पेशे से मैं भी डॉक्टर हूं, पेशे से मैं भी वैद्य हूं, क्योंकि मेरे पास बीएमएस की डिग्री भी है और डॉक्टरेट मेरे को अमेरिका से मिली है। तो दोनों चीजें मेरे साथ है। मैं विरोध नहीं करता किसी भी डॉक्टर या वैद्य का, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि जिस पढ़ाई को पढ़ के आने के बाद कारण दो हो सकते हैं, या तो
समय का अभाव उनके पास हो सकता है, या फिर उनका ध्यान इस तरफ नहीं भी हो सकता है। तो जगह जगह जाके मेरा प्रयास यही होता है कि मैं जाऊं और लोगों के बीच में अपनी बात को रखूं, जिससे कि उनको पूर्ण रूप से लाभ मिल सके। चलिए मैं एकदम सीधे बात शुरू करता हूं। देखिए, आपका जो शरीर है ना, इसको स्वस्थ रखने के लिए कोई बहुत बड़े विज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत बड़े ग्रंथों के पठन और पाठन की आवश्यकता नहीं है। मात्र छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जिनको हम हमारे जीवन में अपनाकर या धारण करके अपने जीवन को निरोगिता की तरफ यानी कि स्वस्थ की तरफ लेकर जा सकते हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र या जानकारियां हैं जो मैं आप सभी के बीच में यह अभी बोलूंगा। तो अगर किसी के पास कॉपी पेन है तो लेके बैठ जाइए। अगर कॉपी पेन नहीं भी है तो आप एक काम जरूर करना कि बातों को ध्यान से सुनना। मैं यहाँ से जाने के बाद आपके हाथ आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक इतना व्यस्त रहता हूँ रोगियों में कि आप मेरे से मिलने भी आओगे व्यक्तिगत रूप से तो आपको 8 घंटे 10 घंटे हो सकता है 2 दिन का इंतजार करना पड़े जब आप मुझे देख पाए अपनी समस्या को सुनाने के लिए। तो मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब हम रोज सवेरे सो के उठते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज यानी कि एक महत्वपूर्ण पान का सेवन करना चाहिए, जिसको आयुर्वेद में या हमारे स्वस्थ रखने की पुस्तक किताबों में बोला गया है ऊषा पान। ऊषा पान का अर्थ होता है एक ऐसा जल, एक ऐसा पानी जो थोड़ा सा गुनगुना हो, गर्म नहीं। ध्यान देना ये बात, क्योंकि अगर आपने सवेरे सवेरे बहुत गर्म पानी पिया तो आपको एसिडिटी पक्का होने वाली है, जिसको तेजाब बनता है। अक्सर बहनें बोलती है मेरे से आगे कि हमको जो है जलन हो रही है सीने में, खट्टी खट्टी डकारें आ रही है, तो उनको उसकी समस्या हो सकती है। इसलिए पानी को गुनगुना करके, अब यह सवाल आएगा मन में कि कितना पानी पीना चाहिए। तो ध्यान ये रखना है कि जिसकी उम्र 18 साल तक है वह 18 साल मतलब कहां से लेके, वो लगभग 12 साल से लेके 18 साल तक तो लगभग 200 से 250 ml पानी यानी कि 1 गिलास पानी जरूर पिए। आप अगर वो बच्चा 3 साल से ऊपर है, छोटा बच्चा तो अपनी मन के अनुसार चीजें देता है, उसको जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। 3 साल से 12 साल तक वो 1 कप का सेवन, आधे कप का सेवन कर सकता है। देखिए, ये ऐसी जानकारी है, आप विश्वास को मानिए कि पक्का स्वस्थ रहेंगे। आप सवेरे आपने पानी पी लिया, उसके बाद क्या करना, ये बात 18 साल तक हो गई। अब 18 साल से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे, मतलब आप 25 के हो, 30 के हो, 35, 40, 80 के हो, 70 के हो, जितने भी हो, तो आप 2 से 2.5 गिलास पानी तक पी सकते हो। गिलास हर क्षेत्र में छोटा बड़ा हो सकता है, बट एमएल बराबर ही होता है। एमएल कितना रखना है, एक एडल्ट को यानी कि एक ऐसे मनुष्य को जो 18 साल से ऊपर है, वो 250 ml से लेके 400 ml तक पानी सुबह पी सकता है। लेकिन पानी फिर बोल रहा हूं गुनगुना हो। पानी को पीने का तरीका मैं आपको बता दूं, आप विश्वास मानिए, अगर आपको आपके जीवन में पानी को कैसे पीना है, पानी कैसा होना चाहिए, पानी कब पीना है, पानी कितना पीना है, सिर्फ इतना ही समझ में आ गया तो पक्का मानिए आपको आपके जीवन में 80% बीमारियां तो छूने वाली ही नहीं है। सोचिए, सिर्फ पानी के सूत्र से। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि जो भी समय मेरे को यहाँ मिला है, उस समय में कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ दे सकूं। तो पानी आपको घूट घूट करके पीना है। अच्छा, ऐसा क्यों करके पीना है, घूट घूट करके? लाभ क्या होता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब आप घूट घूट करके पानी पीते हो तो आपके मुंह में सलाइवा ज्यादा बनती है, आपके मुंह के अंदर लार ज्यादा बनती है। और ध्यान ये रखना है, जिसके मुंह में लार ज्यादा बनती है उसके शरीर में कोई भी चीज अपचित नहीं रह सकती, मतलब वो पच सकती है। और सारा खेल साहब यही है
कि चाहे आप कितने भी छोटे कितने भी बड़े डॉक्टर के पास जाइए, एक ही गाना गाता मिलेगा, आपका पेट खराब है। और पेट खराब की परिभाषा ये है कि जिसका भोजन नहीं पचे और ना पचने के बाद बाहर ना आए, वो इसकी परिभाषा है। तो आपको जो है पानी घूट घूट करके पीना है ताकि लार ज्यादा बन सके, और लार ज्यादा आपकी अगर बनी तो बनने के बाद पेट में जाएगी, पेट आपका सामान्य हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और आपको जो मल त्याग करने की इच्छा है वो प्रबल हो जाएगी, वो तीव्र हो जाएगी, और आप मल त्याग करने के लिए जाएंगे। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है, जितने भी ऐसे भाई बहन या बुजुर्ग हैं कि जिनके जोड़ घुटने एकदम ओके हैं, उनको यानी कि ठीक है, उनको हमेशा उकड़ू बैठ के ही मल को त्याग करना चाहिए। उकड़ू आप समझते हैं, एक बार दिखाऊं, ये उकड़ू बैठना होता है इस तरह से। लेकिन आप अपने जीवन में गलतियां क्या करते हो मालूम नहीं, टीवी पे देखते हो, किससे सुनते हो कि अपने शरीर को 90 डिग्री पे ले जाके आप मल को त्याग करते हो। 90 डिग्री इस तरह से जो इंग्लिश सीट होती है, इंग्लिश सीट उसका मैं समझ सकता हूं कि जिसके घुटनों में दर्द है, कूलों में दर्द है, बैठने में कष्ट है, एक उम्र हो गई है या एक्सीडेंटल कोई केस है। लेकिन ये जो ज्यादातर जो ठीक है उनको बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। किस पे? इंग्लिश सीट पे। इसमें एक कारण है, जब आप 90 डिग्री के कोण पे बैठते हो तो आपकी जो बड़ी आंख है ये अंदर की तरफ दब जाती है, जो अच्छे से मल साफ होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं होता है। अगर बिल्कुल नहीं होगा तो आपको पता ही है कि अगर मल आपके पेट में रुक गया, जो बाहर आना था उसमें से जो विष होता है, क्योंकि आपको पता है मल का परिभाषा ये है कि जहर को लेके, तो वो आते सोखेंगी, आते सोख के लीवर को भेजेंगी, और लीवर पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई से या पूरे बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आपके हृदय की मदद से। मेरा कहने का अर्थ है कि अगर आपने आपके पेट में मल को छोड़ दिया तो पक्का मानिए जुकाम से लेकर कैंसर तक आपको होने वाला है। इसके प्रमाण मेरे पास एक नहीं सैकड़ों ही हजार है, किसी को चाहिए तो हाथ में मिल के पूछ लेना। एक बात। दूसरी बात, अगर आप उकड़ू बैठ के मल को त्याग करेंगे तो उकड़ू बैठने से होता क्या है, आपका जो मल द्वार है, जो बड़ी आंत है, वो एकदम अच्छे से खुल जाती है, तो पूरा मल एकदम आ जाता है और टाइम बिल्कुल नहीं लगता। आपका ध्यान दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूं 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए। आप मेरे को एक बात बताइए, जितने भी जीव इस धरती पर है, जितने भी जीव, वो इंग्लिश सीट पे बैठ के मल त्याग करते हैं कि हवा में उड़ते हुए ही कर देते हैं? आप बताइए। इसका अर्थ ये है कि वो जिस स्थिति से उनकी बॉडी की बनावट है, शरीर की बनावट है, वो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, बकरी, हाथी, शेर, उनकी स्थिति इस तरह से बनी है कि वो खड़े होकर भी मल त्याग कर सकते हैं, तो बड़ी आसानी से करते हैं। तो इसलिए मेरा अर्थ ये है कहने का कि आपकी स्थिति उकड़ू बैठ के ही मल त्याग करने की है। और आपको एक जानकारी यहाँ बीच में देता हूं, अगर आप उकड़ू बैठेंगे अपनी जिंदगी में मल त्याग करने के लिए, या दिन में 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट के लिए, तो आपको ना तो कूल्हे का दर्द होगा कमर का, ना घुटने का दर्द होगा, ना आपकी नस ब्लॉक होगी, ना सियाटिका का दर्द होगा, और तो और आपको कोई भी मेंटल डिसऑर्डर नहीं होगा। देखिए, केवल इसको बैठने से ही हमारे पुराने पूर्वज इतने इंटेलिजेंट के साथ, मेरे को पीएचडी करने के बाद भी समझ में नहीं आया उनका विज्ञान कितना बड़ा था। अब सोचने की बात है कि वो उस बात को वहां हजारों साल पहले लिख के चले गए। तो आपको मल त्याग करना है उकड़ू बैठ के। उसके बाद एक ध्यान और रखना है, जब आप मल को त्याग करें ना, तो अपने जबड़े को दबा के रखना। जबड़ा मतलब दांत को भींच के। ऐसा करने से आपका नाड़ी तंत्र मजबूत होगा। अगर ऐसा नहीं करते हो तो वो कमजोर हो जाएगा, और आप तैयार रहिए, अपने जीवन में आपको लकवा होने के, पैरालिसिस होने के बहुत ज्यादा चांस है। लकवा आप सभी लोग समझते हैं, तो ये ध्यान रख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर बात आती है दंत धावन, यानी कि दांतों को साफ करना।
आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर मुंह पे अंदर दांत नहीं है ना, तो आपका जीवन नरक समान है। क्योंकि भोजन आप अच्छे से चबा नहीं पाओगे, जब चबा नहीं पाओगे तो अच्छे से पचेगा नहीं, और जब पचेगा नहीं तो वो सड़ेगा, सड़ के वही कहानी शुरू हो जाएगी कि कैंसर होने ही वाला है। आपको एक रिसर्च बताता हूं, अभी अमेरिका की एक एजेंसी ने रिसर्च की है कि दुनिया में जितने भी कैंसर के रोगी हैं, उन सब में सबसे ज्यादा जो रोगी हैं वो भारत की भूमि पर हो गए हैं, और भारत को दुनिया में कैंसर की राजधानी के नाम से वो लोग पुकारते हैं। कितने शर्म की बात है। और एक ऐसा देश जहां ये बताया गया हो महर्षि चरक के द्वारा कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब आप स्वस्थ है तो स्वस्थ ही रहिए। सोचिए, तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज हमारे पास होती है ना नजदीक, हम उस पर बहुत विश्वास नहीं करते, और जो दूर की होती है उसको बहुत ध्यान देते हैं। अपनी चीजों को छोड़ दिया, औरों की चीजों को पकड़ के बैठ गए। नुकसान आप आज देख ही रहे हो। इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, एक भी भाई बहन ने हाथ नहीं उठाया कि भैया हम स्वस्थ हैं। अचंभित हूं मैं, शौक हो गया एकदम देख के। ये आपकी कहानी नहीं है, पूरे देश की यही कहानी है। स्वस्थ व्यक्ति तो कोई आया ही नहीं आज तक। मेरे को आके क्लिनिक में पेशेंट पूछते हैं, डॉक्टर साहब कैसे हो? मैं सीधा पूछता हूं, आप कैसे हो? मैं तो स्वस्थ हूं कि बीमार हो तब आए। सोचो आप, और छोटी छोटी जानकारी तो है, ध्यान में रखिए। ना ठीक हो तो मेरे को बताइए, फिर आप मैं बैठा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। दांतों को साफ करने के लिए आपके घर में सबसे अच्छा जो है, एकदम फ्री का, फोकट का, कुछ करना ही नहीं है। जितने भी लोग चूल्हा चलाते हैं, चूल्हा चूल्हा मतलब रोटियां बनाते हैं, या तो लकड़ी की राख हो, कोयला, या फिर आपका जो कंडा, क्या बोलते हो आप यहाँ, हमारे यहाँ तो उपला बोलते हैं, वो गाय से बनता है, गाय के गोबर से। तो उसको जला के जो राख बनती है, एकदम सुपर है आपके दांतों को सफाई करने के लिए। और आपके घर में बता दूं, बीच में हल्दी, काला नमक या सेंधा नमक और सरसों का तेल, ये तीन चीज तो ऐसी है जो आपको हर दिन चाहिए होती है सब्जी में डालने के लिए। तो तीनों को मिलाइए और अपने दांतों को साफ कर लीजिए। इससे पैसा भी बचा और आपका स्वास्थ्य भी बचा। और भारत में जितने कैंसर के रोगी हैं, उनमें से 30% मुंह, गला और तालू के रोगी हैं। आप ध्यान दीजिए। तो इसलिए उसमें सबसे ज्यादा जो प्रधानता है वो नशा, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट और पेस्ट की है। तो आप इनसे अपने दांत साफ कर लीजिए। फिर आपके आसपास बहुत सारे पेड़ होते हैं, नीम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, आम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, असंख्य पेड़ है, बबूल का पेड़ है। किसी भी पेड़ की दातुन लेके आप कर लीजिए, सबसे गजब काम। तो दांत साफ कर ली। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी आंखों को अगर स्वस्थ रखना है अपने जीवन में, तो उनके लिए सबसे अच्छा है कि सवेरे जब आप दांतों को साफ कर रहे हो, दांत साफ करके मुंह के अंदर पानी भरिए और ताजा पानी अपनी आंखों पे मारिए। उससे आपकी आंख बहुत स्वस्थ रहेंगी। यूं तो योग, विज्ञान, दर्शन का जब हम पठन और पाठन और अध्ययन करते हैं, तो कुछ ऐसी योग की माहितियां हैं जिनसे हम अपनी आंखों की एक्सरसाइज करके आंखों की मसल्स को, अपने नर्व्स को जो आगे दिखाती है, उसको स्वस्थ रख सकते हैं। बस आप इतना ही कर ले, वो भी बहुत है। उसके बाद बात आती है किसकी? बात आती है स्नान की। देखिए, ये ध्यान जरूर रखना, चाहे मौसम कोई भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश का मौसम हो, आपको स्नान हर दिन करना है। और प्रयास करिए अपने जीवन में कि स्नान जब भी आप करो तो आपका सूर्य निकलने से पहले का हो। अगर आप सूरज से निकलने के बाद स्नान करेंगे तो आपका नाड़ी तंत्र, आपका मस्तिष्क, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपके शरीर के ऊपर ढके रहने वाली त्वचा, ये सभी धीरे धीरे रोगग्रस्त हो जाएगी। बात वही आके रुकेगी कि आप एक रोगी बन जाओगे। सूरज से पहले का स्नान सबसे दिव्य स्नान माना गया है, तो इसलिए सूरज से पहले करिए। स्नान को आप गंदगी से जोड़ के बिल्कुल मत देखिए कि शरीर पे गंदगी होती है हम तभी नहाएं, ऐसा नहीं है। वह तो है ही है, लेकिन इससे सबसे बड़ी बात क्या है
कि आपने जो पूरे दिन कार्य किया, कार्य करने के बाद रात को आप सोए, अंगों ने अपना कार्य शुरू किया, जो अंदर आपके अंग है, तो उनमें उष्णता पैदा हो जाती है, घर्षण पैदा होता है, मतलब गर्मी पैदा हो जाती है। उस उष्णता को, उस गर्मी को शांत करने के लिए स्नान का प्रावधान प्रतिदिन सूर्य निकलने से पहले का दिया गया है। तो स्नान में अपना परिवर्तन करिए, कभी भी मुंह उठा के मत नहाइए, सवेरे का समय सबसे उत्तम है। स्नान के बाद बात आती है कि त्वचा को ठीक रखना है, त्वचा को स्वस्थ रखना है, तो जरूर ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार तेल की मालिश अवश्य करें आप। तेल ऋतु के अनुसार कोई भी हो सकता है, जैसे तिल का तेल, जैसे सरसों का तेल, जैसे बादाम का तेल। और अगर आप ये कहते हो कि डॉक्टर साहब या भैया हमको जो है समझ नहीं आती इतनी बारीकी बातें कि कौन से ऋतु में कौन सा तेल ले, मैं बता दूंगा आपको, लेकिन भूलने पक्के वाले हुआ, तो इसलिए उससे अच्छा एक ऐसा तेल या घी बता दूं जो 12 महीने आप निसंकोच करिए, कुछ शरीर में व्याधि आपको होगी नहीं। मालिश करने से शरीर में कभी भी कोई रुकावट नहीं आ सकती, ये ध्यान देना मेरी बात पे आप। आज बहुत सारे, किसी बहन का कंधा दुखता है, किसी की कमर दुखती है, किसी बुजुर्ग का घुटना दुखता है, किसी का कूल्हा दुखता है, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब सुनते 1 मिनट है, लिखते 10 मिनट है, फटाक से लिख देंगे हमारे कराओ, सीटी स्कैन कराओ, ये कराओ, सीबीसी कराओ, ये करा दो। इसका अर्थ ये है कि डॉक्टर साहब को सब हो जाता है कि आपके शरीर में कहीं कोई नस दब गई है, और नस उन्हीं की दबती है जो तेल मालिश नहीं करते अपने शरीर की। तो तेल मालिश अवश्य करें। 12 महीने एक घी आपको बता दूं जो अच्छा काम करता है शरीर के लिए, देसी गौ माता का घी। आप चाहे किसी भी ऋतु में मालिश करें, शरद हो, गर्म हो या वर्षा ऋतु हो, किसी भी ऋतु में देसी गाय के घी से मालिश अवश्य करें। आप अपने ध्यान को छोटे बच्चों की तरफ लेके जाइए। छोटे जो बच्चे हैं वह जब जन्म लेते हैं तो उनकी माँ उनकी मालिश करती है। आपको पता है वो क्यों करती है? वो ये संकेत देती है इसी मालिश की जरूरत आपको जीवन भर पड़ने वाली है, दिन प्रतिदिन। लेकिन जीवन की इतनी हमारी समस्याएं हो जाती है कि मालिश वालिश सब भूल जाते हैं, MRI सीटी स्कैन याद रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान रखना। तेल मालिश ये गाय के देसी गौ माता के घी की मालिश जरूर करें। उसके बाद आप अपना खान पान की तरफ ध्यान देते हैं, स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं, नाम ध्यान लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, आज मैंने बहुत ही कम व्याख्यानों में ये बात बोली है, लेकिन मेरा मन कर गया कि बार बार मैं भैया जी की तरफ देख रहा हूं तो एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है जिससे मेरा ध्यान और तीव्र हो रहा है। देखिए, अगर आप नहाने के बाद भगवान का स्मरण करते हैं तो स्मरण करने से सीधी जो प्रधानता है आपकी और भगवान की, उसकी जो कनेक्टिविटी है वो एकदम समान हो जाती है। कारण है इसमें, जब तक शरीर में उष्णता रहेगी, गर्मी रहेगी, तो आपका ध्यान एक तरफ नहीं रह सकता। आपने सुना भी होगा कि जब व्यक्ति गुस्सा करता है वो किसी की नहीं सुनता, तो गुस्से का सीधा जो रिफ्लेक्स है वो किससे? उष्णता से, गर्मी से। तो इसलिए नहाने के बाद, स्नान के बाद आप जरूर भगवान का ध्यान करें। अक्सर आपने देखा है सब करते हैं, ये भी करिए। दूसरा, आप जब भोजन करेंगे ना, तो भोजन करने से 2 मिनट पहले भगवान का ध्यान जरूर करें। केवल आहार और विहार ही नहीं है आपको स्वस्थ रखने के लिए। एक तरफ आहार और विहार, दूसरी तरफ आपका मन चित्त, अगर वह शांत नहीं है ना, आपके शरीर को हिला के रख देगा, आपको शांत नहीं होने देगा, बीमारी पैदा कर देगा। तभी भगवान का भोजन मंत्र है या जो भी भगवान का ध्यान आप ले लो वो जरूर कीजिए। अब भोजन पे ध्यान क्या रखना है कि आप चाय का सेवन अपने जीवन में बिल्कुल ना करें। सीधा सवेरे सवेरे व्यवस्था घर में ठीक है तो मौसम के अनुसार आप फल लीजिए, फल, और फलों में कोशिश करिए कि आपके जो है आसपास जो फल पैदा होता है सीधा पेड़ से, सीधा खेत से। क्योंकि अगर आपने ज्यादा फलों का सेवन मार्केट से लाके किया तो उनमें बहुत हद तक कलर का उपयोग करते हैं,
पता है आपको, कलर रंग लगाते हैं, और वो जो रंग है ना वो कैंसर पक्का करता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। वो किडनियां फेल करता है, ये भी पढ़ा है। वो जोड़ों के दर्द, त्वचा की विभिन्न व्याधियां, आपको फोड़ा, फुंसी, सोराइसिस, एक्जिमा, हर्पिस, ये सब उस कलर की भी देर है। तो आप अपने आसपास जो फल पैदा होता हो, जैसे अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत सारे पेड़ आम के हैं, जामुन के हैं, तो ये जो भी चीज आपके स्थानीय है उन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। आप फल का सेवन करेंगे, रात को आराम से सोए पे पेट की जितनी भी अंग है वो रेस्ट में है, फल खाएंगे जल्दी पच जाएगा, फल के अंदर फाइबर होता है, वो पेट को अच्छे से साफ करेगा, आप ठीक रहेंगे। उसके बाद चाय आपको पता है क्यों नहीं पीनी चाहिए? चाय जहां पैदा होती है ना वहां सबसे ज्यादा कैंसर के रोगी है। आपका ध्यान मैं भारत से बाहर की तरफ लेके जाऊंगा 1 मिनट के लिए। भारत से अलग जितने भी ऐसे देश है जो ठंडे हैं प्रकृति के ऋतु में, जहां टेम्परेचर माइनस में होता है, जहां टेम्परेचर 0 होता है, तापमान 0 होता है, वहां वह सभी लोग चाय और कॉफी का सेवन करते हैं। और मेरा ये अध्ययन है कि जहां चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करते हैं वहां पे कैंसर की बीमारी सबसे ज्यादा होती है। भारत में जिन राज्यों में चाय पैदा होती है उन राज्यों में भी कैंसर के रोगी बहुत ज्यादा हैं। कारण एक है कि चाय जिस मिट्टी में पैदा होती है उस मिट्टी का जो पीएच लेवल है, जो पावर ऑफ हाइड्रोजन अब बोलते हैं कि शरीर को 7-7.25 चाहिए, यानी कि उदासीन हो, न बहुत ज्यादा बढ़ा न बहुत ज्यादा कम। तो चाय की जो मिट्टी है वो मिट्टी का जो पीएच लेवल है वो 3.5, 3.3, मैक्सिमम 3.5 का होता है। सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जिज्ञासु है, मोबाइल पे गूगल पे डाल के देखना, यही है जो मैं बोल रहा हूँ। तो 3.5, 3.25, 3.5 तक, और शरीर को चाहिए 7-7.25। तो बॉडी एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट कर देती है, अम्लता ज्यादा लेके आती है, और जब अम्लता बढ़ेगी तो कैंसर पक्का होने वाला है। मैं कैंसर पे पिछले 8 से 10 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। मेरे पास अंतिम स्टेज के पेशेंट आते हैं, एकदम लास्ट स्टेज के, जिनको ये बोल दिया जाता है कि साहब ले जाइए, अब इनका जीवन 10 दिन है कि 20 दिन है कि 2 दिन है मालूम नहीं। और आपको मैं यकीन दिला दूं, ऐसे एक नहीं सैकड़ों रोगी मेरे पास प्रमाण के लिए जनता है जिनकी उम्र 2 दिन बताई, 10 दिन बताई, 20 दिन बताई, वह आज 7-7, 8-8 साल से स्वस्थ जीवन जी रहे। सोचने की बात है ये। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है, इस शरीर में जो चीज अच्छे से जाके पच के अच्छा ब्लड बनाएगी, एसिडिक एनवायरमेंट नहीं रहेगा, वह मैं बताता हूं। तो सोचिए कि जिसको अंतिम बोल दिया हो और वो भी ठीक हो गया हो, तो बड़े ऊंचे विज्ञान की बात है। तो इसलिए आपका ध्यान में चाय की तरफ लेके गया था कि चाय आपको नहीं पीनी, तो साहब चाय की आदत हो गई है तो अब क्या करें? सबसे अच्छा ऋतु के अनुसार मैं हमेशा चाय बताता हूं कि जो ऋतु आज चली हुई है इसमें यानी कि गर्मी भी है और वर्षा भी लगभग आ गई है, इस ऋतु को संधि ऋतु आयुर्वेद में बोला है। यानी कि एक ऋतु गई नहीं है, दूसरी का आगमन है, दोनों बन के चल रही है, यानी कि संधि ऋतु, युगल ऋतु है। तो इसमें सबसे अच्छी चाय आपके लिए, जीरा आपके घर में है, सौंफ आपके घर में है, पुदीना आपके घर में है, काली मिर्च आपके घर में है, हरी इलायची आपके घर में है, तुलसी जी का पत्ता आपके घर में है। थोड़ा थोड़ा लीजिए, उबालिए पानी में, स्वाद अनुसार मीठा डालिए, गुड़ डालिए, मिश्री डालिए, खांड डालिए, शहद डालिए, जो भी डालिए आप स्वाद के लिए, ये आप चाय पीजिए। अब यह ध्यान ये रखना, शहद कभी भी गर्म नहीं किया जाता या गर्म चीज में नहीं डाला जाता, ये ध्यान रख लेना बस, क्योंकि ऐसा अगर आप करते हो तो शरीर के लिए जहर का काम करता है। तो शहद को आप जब ये गर्म कर ले अपना काढ़ा या चाय जो बोलो उसमें मिला लो और उसके बाद पी लो। और मात्रा क्या लेनी है? मात्रा यही है, एक व्यक्ति की डोज में 1 या 2 हरी इलायची जो छोटी है, 1-2 काली मिर्च, 4-5 पत्ते तुलसी जी के, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, और उसको अच्छे से उबाल लो। 1 कप पानी में, 1 गिलास पानी में पी लीजिए। इससे आप देखेंगे पाचन तंत्र एकदम मजबूत, लीवर एकदम मजबूत। अभी एक भाई मेरे को मिले, बोले मेरा लीवर फैटी हो गया।
इसमें सबसे अच्छा जो है ये जो चाय मैंने बताई है, ये सबसे गजब काम करती है। तो ये आप इस मौसम के अनुसार चाय ले लीजिए, यानी कि काढ़ा आप पी लीजिए। इसके बाद आगे चलते भोजन की तरफ। भोजन जब भी आपको करना है, ध्यान ये रखना है कि बिना भूख के भोजन कभी नहीं करना। अगर आपको भूख नहीं है तो भोजन को छोड़ दीजिए। अगर आप बिना भूख के भोजन करेंगे तो ये एकदम ऐसे काम करेगा जैसे आपने पारा खा लिया हो, संखिया पी लिया हो, पॉइजन ले लिया हो, जहर खा लिया हो। आप समझिए और ध्यान दीजिए, जहर दो तरह का होता है, एक खाइए तुरंत मरिए और एक खाइए धीरे धीरे बीमार होकर मरिए। तो ये वो वाला जहर है कि खा के बीमार होकर मरेंगे। और अगर आपको समय पे भूख नहीं लग रही है तो भी आप बीमारी है। तो इसके लिए क्या करें, भूख लगे तो भोजन करें। आपको भोजन में क्या खाना है, मौसम के अनुसार जो सब्जियां हो उसका सेवन जरूर करें। अपने यहाँ देख लेना आसपास जो सब्जी पैदा हो रही है उसका ध्यान करें। दूसरा, आप आज से ही संकल्पित होके जाइए, ये प्रण लेके जाइए कि आज के बाद आप धीरे धीरे अपने जीवन में गेहूं को छोड़ेंगे। गेहूं के ऊपर मेरा बहुत शोध है, बहुत रिसर्च है। गेहूं एक भी बीमारी को ठीक नहीं करता और सैकड़ों बीमारी पैदा करता है। आप देखिए, हर घर में गेहूं की रोटी लोग खाते हैं और गेहूं कैंसर करता है, पता है आपको, मोटापा बढ़ाता है, शुगर बढ़ाता है, बीपी बढ़ाता है, ब्लॉकेज लेके आता है, हड्डियां कमजोर, बोन डेंसिटी, हड्डियां कमजोर करता है, यूरिक एसिड बढ़ाता है। आप सोचिए, केवल गेहूं। कारण इसमें दो है। एक कारण ये है कि जो गेहूं है, गेहूं का जो छिलका है वो बहुत बारीक है, जो हाथ में जाके चिपकता है। दूसरा, इसमें प्रोटीन होता है जिसको ग्लूटन प्रोटीन बोलते हैं, जो पेट में पचता नहीं, फ्री रेडिकल सेल्स को, जिनको कैंसर सेल्स बोलते हैं, उनको एक्टिव कर देता है जाके। मेरे पास जितने कैंसर के रोगी आते हैं, मैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले यही करता हूं कि गेहूं को कट ऑफ कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। तो गेहूं की जगह क्या खाएं? आपके यहाँ मौसम के अनुसार बहुत अच्छे अच्छे अनाज पैदा होते हैं, नहीं तो पैदा कर लेना। ज्यादातर मैं देख रहा हूँ किसानी से जुड़े हुए भाई बहन ही है। देखिए, इस ऋतु में सबसे अच्छा आपके लिए जौ और जवार सबसे अच्छा। और अगर बारिश की ऋतु है, थोड़ा मक्का ऐड कर लेना। आगे चलते दीपावली के बाद तो सबसे अच्छा रागी और बाजरा। और कोशिश ये हो आपसे कि देसी हो तो सबसे अच्छा। आपको पता है, जिन अनाजों का मैंने नाम लिया है, मैं इन्हीं अनाजों का स्वयं भी सेवन करता हूँ और भारत में हजारों नहीं लाखों लोगों को कराता हूँ कि इनका ही सेवन करिए। इनसे ना किडनी फेल होती, ना शुगर होता, ना कैंसर होता, इवन इनको खत्म करते हैं। तो आप गेहूं छोड़िए, मौसम के अनुसार आप जो है सब्जी लीजिए, अनाज लीजिए। और एक ध्यान रखिए, जितने भी पेट के रोगी हैं, विशेषकर इनके लिए एक सूत्र बता देता हूं। जितने पेट के रोगी हैं वह आज से भोजन को खूब चबा चबा के करना शुरू कर दीजिए। मैं लिख के गारंटी देता हूं, अगर आपके मुंह में जितने दांत हैं 32 है या 31 है या 15 है, उतनी बार भी आपने चबाया ना तो वो अच्छे से पचेगा, आपको पाचन तंत्र की बीमारी खत्म हो जाएगी। आज तो ऐसी विडंबना हो गई है हमारे समाज में कि मैं देखता हूं मोबाइल चला हुआ है और खाना खा रहे हैं। अब मालूम ही नहीं है कि खाना कितनी बार चबाया है और कितना खाना है। टीवी देख रहे हैं कि खाना खा रहे हैं, 4 आदमी एक साथ बैठ के बात बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अरे सोचिए, जिस शरीर के लिए आप इतना तरसे, इतना तड़पे, इतनी योनियों में घूमे और घूमने के बाद मनुष्य देह मिली और इसको मिलने के बाद आपने इसको बेलगाम कर दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है और भारत के लोगों के लिए तो बहुत शर्म की बात है। इसको स्वस्थ रखना आपके लिए प्राथमिकता है, तभी आप धरती पे कुछ कार्य अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो बेकार जीवन आपका हो जाएगा। तो भोजन को चबा के करिए। भोजन के बाद एक चीज जरूर ध्यान रखना, हर व्यक्ति जो बैठ सकता है वह वज्र आसन में जरूर बैठिए, क्योंकि वज्र आसन में बैठने से आपकी जो अग्नि है वो तीव्र होती है। तो वज्र आसन मैं आपको बता दूं, इस तरह से ये वज्र आसन है। आप एक चीज जरूर ध्यान रखिए, हमारे जीवन में जितना जरूरी भोजन है उतना ही जरूरी पानी है, जितना जरूरी पानी है उतनी ही जरूरी स्वस्थ हवा है।
और जितनी जरूरी स्वस्थ हवा है उतना ही जरूरी योग, प्राणायाम, ध्यान और साधना है। अलग मत कर देना किसी को, नहीं तो ऐसी गाड़ी आप लेके चलोगे जिसमें किसी में टायर नहीं है, किसी में पेट्रोल नहीं है, किसी में स्टीयरिंग नहीं है, किसी में क्लिच नहीं है। आप ध्यान देना। तो इसलिए इस तरह से आप बैठे, कितनी देर बैठ सकते हैं आप? 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक बैठ सकते हैं। इस स्थिति में स्पाइन, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा कीजिए, इस तरह से ऐसे बैठिए हाथ करके। उसके बाद धीरे से आ जाइए, लेकिन ध्यान ये रखना, इसको करे वही जिसके घुटने ठीक हो। जिसके घुटने दर्द करते हैं, दर्द बढ़ जाएगा, बोलेंगे डॉक्टर साहब आए थे स्वस्थ करने के लिए, बीमार करके चले गए। तो इसलिए ध्यान रखना ये बात कि आपको जो है वज्रासन में बैठना। और एक ध्यान यह रखना है, भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। अगर आप भोजन करने के तुरंत बाद पानी पिएंगे तो खाना आपका पेट में पचेगा नहीं, सड़ेगा। और जब सड़ेगा तो फिर वही कहानी स्टार्ट होती है कि छोटी छोटी से लेकर गंभीर गंभीर बीमारियां आपको होने वाली है। गैस हो जाएगी, अफारा हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, मतलब कब्जियत हो जाएगी, त्वचा की विभिन्न व्याधियां, त्वचा की बीमारियां, खाल की बीमारियां, शुगर हो, पक्का शुगर होगी, बीपी बढ़ेगा, हड्डियां जोड़ दर्द करेंगे, कैंसर हो जाएगा। और आपको बताऊं 2028 और 29 तक मेरा ऐसा रिसर्च है भारत में कि 2028 और 29 तक हर 9 आदमी में से 1 को कैंसर होगा। आप मेरी बात को रिकॉर्ड कर लो, फिर देख लेना। तो इसलिए आप ध्यान देना कि इतनी तेजी से बढ़ रहा है। और शुरुआत कहां से हो रही है? शुरुआत हो रही है खाने से, पाचन तंत्र से, आपके मन के स्थिरता में रहने से, स्थिरता नहीं रहने से। तो आप खाने के बाद पानी ना पिए, फिर कितनी देर बाद पिए? तो यहां एक मैं बहुत बारीकी बात बताऊंगा। जो व्यक्ति बहुत मेहनत का कार्य करता है, खेती बाड़ी का काम करता है, लोहा लंगड़ से दिमाग लगाता है, वह व्यक्ति खाने के 52 मिनट के बाद भी पानी पी सकता है। यानी कि मिनिमम 52 मिनट, 52 मिनट। उसके बाद ऊपर जो है कितना ही भी जा सकता है। और जो व्यक्ति, जैसे मैं पूरे दिन बैठा बैठा पेशेंट देखता हूं, बहुत सारे आप में से कोई दुकानदार होगा, कोई और बिजनेसमैन होगा, स्पेशली डॉक्टर्स कई लोग होंगे, उनके लिए सबसे अच्छा है खाने के 90 मिनट बाद पानी पिए। अब यहाँ ऋतु का थोड़ा बता देता हूं। जो ये ऋतु है अभी, इसमें गर्मी भी है और धीरे धीरे बारिश का मौसम भी है। तो इसमें जो आराम से बैठने वाले लोग हैं वो लगभग 70-75 मिनट बाद भी पानी पी सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। छोटे बच्चों को भी आप कोशिश करिए कि भोजन के बाद पानी ना दें, ये जरूर आप ध्यान रखिए। इसके बाद फिर आप चलते हैं कि आपने गेहूं छोड़ा, चाय छोड़ी, आप चीनी का सेवन अपने जीवन में बिल्कुल भी ना करें, भूल के भी नहीं करना। आप ये सोच लो, जो शब्द मैं मेरे मुखमंडल से निकाल रहा हूं ये मेरे शब्द नहीं है, ये उन ऋषियों के, महर्षियों के शब्द हैं जिन ऋषियों ने इतना बड़ा कार्य हमारे लिए करके गए और एक एक माहिती दे के गए कि छोटी छोटी बीमारियां से लेकर बड़ी बीमारियां खान पान से होती है। तो चीनी का सेवन बिल्कुल भी ना करें। तो चीनी की जगह क्या खाएं? मैं आपको ऋतु के अनुसार मीठे का वर्णन बताता हूं, इसकी मैं व्याख्या करता हूं। जैसे अभी ऋतु गर्मी है, तो गर्मी के मौसम में आप कच्ची खांड सभी लोग समझते हैं, वो खाइए, मिश्री खाइए। यहाँ पे एक कारण है, एक भेद है, उस भेद को समझिए। जो मिश्री सफेद रंग की दिखती है बाजार में, वह बिल्कुल भूल के भी मत लेना, चीनी का दूसरा रूप है। जो खांड सफेद रंग की दिखती है बाजार में, चीनी का दूसरा रूप है। तो फिर कौन सा कलर ले? हल्का सा ब्राउन कलर ले। ब्राउन कलर आप सब लोग समझते हैं, जैसे पुलिस वालों की वर्दी होती है, लगभग इस टाइप में, खाकी टाइप थोड़ा सा, ये ब्राउन है। लाइट कर दो इसको, खाकी तो बहुत डार्क हो गई, इसको लाइट कर दो कलर को, सफेद वाली नहीं जो दूसरी पहनते हैं वो। इस कलर की जो मिश्री मिले या खांड मिले वह लेके आइए। और बारिश के दिनों में शहद सबसे अच्छा है। मैंने ऐसा अध्ययन किया है कि आपके क्षेत्र में शहद भी मिलता है बहुत। पेड़ जहाँ है वहां मधुमक्खियां हैं, जहाँ मधुमक्खियां हैं वहां शहद है। तो शहद का सेवन करिए, चाहे दूध में डाल के लीजिए, पानी में डाल के लीजिए, काढ़े में डाल के लीजिए,
खीर में डालिए, जिसमें डालिए, बट ध्यान ये रखना शहद कभी गर्म नहीं किया जाता और गर्म वस्तु में डाला नहीं जाता, वह ठंडे में ही डलेगा। एक आगे चलते हैं सर्दियों में। सर्दियों में सबसे अच्छा आपके लिए गुड़ है, या गुड़ के बाद अभी सवेरे मैं जहां रुका था बाबूजी के यहाँ, उन्होंने एक शब्द बोला था कि हम जो है, या तो वो राब बोल रहे थे या रब्बी कुछ करके बोल रहे थे, मेरे को ध्यान नहीं रहा, ऐसा कुछ बोला। राब, राब है, राब खाइए सर्दियों में। शक्कर खाइए, शक्कर। शक्कर दक्षिण भारत में चीनी के लिए बोलते हैं, तो आप चीनी मत समझना। जो गुड़ को क्रश करके बनाई जाती है या गुड़ से बनने की पहले अवस्था, वह आपकी शक्कर है, वो खाइए। अब ध्यान ये रखना, अगर आपने सर्दियों में गुड़ या राब ना खा के गर्मियों में वर्षा ऋतु में खाई, पक्का आपका ब्लड में इन्फेक्शन होगा। बात वही है जो मैं बोलता हूं कि ब्लड इन्फेक्शन हुआ और आपको विभिन्न व्याधियां हो गई। यानी कि ये विरुद्ध आहार है, अपोजिट आहार है एक दूसरे का, और अपोजिट आहार आपका शरीर में गया तो रक्त दूषित, पहले रस दूषित फिर रक्त दूषित, ऐसे ही कहानी जाती है आपकी शुक्र धातु तक सब दूषित। और शुक्र धातु दूषित तो सभी जो आपके द्वारा पैदा करी गई संतान है, वह वहां से जो भी कार्ड बोलो आप, हेल्थ कार्ड या कोई भी है, डॉक्टर कार्ड, वैद्य कार्ड, वो उसको हाथ में लेके जन्म लेगा, जिंदगी भर डॉक्टर के पास चक्कर काटेगा। क्योंकि जिस खेत में बीज का रोपण, बीज का रोपण कर दिया गया, दूषित बीज का कर दिया गया, इन्फेक्टेड बीज का कर दिया गया, उस खेत से आप क्या कल्पना कर सकते हो कि आपको हेल्दी अनाज पैदा होगा, हेल्दी सब्जियां मिलेंगी? बिल्कुल नहीं मिल सकती। तो ध्यान देना, एक तो ये। दूसरा, मीठे का आपका हो गया। तेल का आप अपने जीवन में, आपके यहाँ अगर सरसों पैदा होती है, मूंगफली पैदा होती है, तिल पैदा होता है, तो सीधा कच्ची घानी पे जाइए, उसका तेल निकलवा लिए और उसको आप उपयोग करिए। यहाँ मार्केट में तेल के नाम पे जहर परोसा जा रहा है। जहर अगर तेल के रूप में आपने खाया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा आपका, और कोलेस्ट्रॉल आपकी हृदय गति को रोक देगा, पक्की बात है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो नसों में ब्लॉकेज आ जाएगी। इसलिए अपने स्थानीय जो भी चीज पैदा हो रही है, चाहे वो तिलहन है, किसी भी रूप में तिल है, सरसों है, मूंगफली है, वह खाइए। अपोजिट बिल्कुल भी मत खाइए। यहाँ अगर आप नारियल का तेल खाएंगे तो आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि आपके मौसम का नहीं, आपके मिट्टी का नहीं, आपके ऋतु का नहीं। तो ये ध्यान दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। आप एक चीज का अपने जीवन में जरूर अनुपालन करें कि मोबाइल से दूरी बनाइए। एक पुस्तक मैंने लिखी है, वो पुस्तक बहुत जल्दी आप लोगों तक पहुंचेगी। उस पुस्तक का जो शीर्षक है, जो नाम है, उसको मैं बताऊं, उसमें मैंने मोबाइल का वर्णन दिया है। पुस्तक का नाम है निरोगी शरीर, और ये परिभाषित किसको करता है? अगर डॉक्टर और दवा से रहना है दूर तो एक बार पढ़े जरूर। तो आप जरूर उसको ना पढ़े, लेकिन मेरी बातों को जरूर सुन के ध्यान में रखकर जीवन में जिए। एक तो ये। दूसरा, मोबाइल के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं, अभी पीछे अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी, उसमें ये देखा गया था कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, वो बिना मोबाइल के तो खाना ही नहीं खा रहे हैं। आज आप देखते हो, माँ बाप उनके मोबाइल रखते हैं तो जब वो खाना खाते हैं, नहीं तो खाते नहीं। यानी कि ये ऐसा सोशल मीडिया का नशा उनके दिमाग में हो गया है कि आप ड्रग्स की तरह, पंजाब में एक नशा है चिट्ठा बोलते हैं, उसकी तरह, गांजे की तरह, अफीम की तरह, शराब की तरह, चाय की तरह, कॉफी की तरह, एक उस गंदी गलत आदत की तरह उनके दिमाग में बैठ गया है। आप उसको चाह कर भी नहीं हटा सकते। इसलिए कोशिश करिए, छोटे बच्चों को मोबाइल बिल्कुल मत दीजिए। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि छोटे बच्चे जो मोबाइल चला रहे हैं, 30% बच्चों में ब्रेन ट्यूमर ग्रो कर रहा है, ग्रोथ बढ़ रही है ब्रेन ट्यूमर की। कारण एक है कि जो उसमें हाई रेडिएशन है ना, वो बहुत खतरनाक है। आप देखिए, जब भी आप डॉक्टर साहब के पास चेकअप के लिए जाते, चाहे वो नॉर्मल एक्सरे बॉडी का करें, एक्सरे जब करेंगे सबको बाहर निकाल देंगे और अपनी ऐसी प्रोटेक्शन रखते हैं जो उनके शरीर पर नुकसान ना हो, इतनी घातक है। और हम तो यहां तक भी पढ़ के आए हैं, अगर एक नॉर्मल एक्सरे आपने अपने शरीर का करा दिया तो आपके शरीर के जो गुड सेल्स है, अच्छे सेल्स है, वो 10 साल पीछे चले गए। तो अब सोचिए, छोटे बच्चे इतना मोबाइल लेके घूम रहे हैं। मोबाइल जिन्होंने बनाया, ग्राहम बेल, उन्होंने एक ही बात बोली कि 14 साल तक बच्चों के हाथ में मोबाइल भूल कर भी मत देना। अगर आप ऐसा करते हैं
तो ध्यान रखिए, आपके बच्चे जो हैं आपकी बात सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, और बुढ़ापे से पहले आपके लिए वो वृद्ध आश्रम ढूंढेंगे या आपको अपने पास से भगा देंगे। दूसरा, सहनशीलता खत्म हो जाएगी। तीसरा, ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। चौथा, आंखें कमजोर हो जाएंगी। पांचवा, पाचन तंत्र खत्म हो जाएगा। छठा, शरीर इतना वीक हो जाएगा कि रोज रोज डॉक्टर्स और वैद्य के पास घूमोगे। तो मोबाइल 14 साल तक बच्चों को बिल्कुल ना दें, और 14 साल के बाद अगर मोबाइल दें तो कोशिश करें कि ना के बराबर हो। अब व्यवस्था कुछ ऐसी हो गई है कि बच्चे मोबाइल से पढ़ते हैं, तो उनके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी सुंदर अपने घर पे बना के उपयोग करके आप बहुत हद तक बच सकते हो। आप अपने घर में श्यामा तुलसी के पौधे का रोपण कीजिए। श्यामा तुलसी के जो पत्ते होते हैं और उनके जो बीज होते हैं, उनको आप मोबाइल के जो पीछे कवर होता है उसमें आप लगा के रखिए। एक नंबर काम करता है, बहुत हद तक रेडिएशन को, ये प्रमाणिक जानकारी है जो मैं दे रहा हूं, ये कोई ऐसे नहीं है, ये प्रमाण सिद्ध हो गया है, तो उसके पीछे रखिए। दूसरा, देसी गौमाता का गोबर जो आप अपनी शर्ट में डालते हो ना, बुकरम, बहनों के सलवार में नीचे डलता है उसमें बुकरम, वो बुकरम लेके आइए। देसी गौमाता का गोबर लीजिए और उस गोबर को कपड़े में लेकर निचोड़िए। जो उस गोबर से रस निकला, उस रस में उस कपड़े को, बुकरम को आप रगड़िए, उसको छाया में सुखाइए। सुखा के उसको इस स्थिति में काट लीजिए कि जो मोबाइल के कवर के पीछे आ जाए, उसमें लगा के रखिए। एकदम 100% काम करता है। मैं मोबाइल में हमेशा लगा के घूमता हूँ, क्योंकि मोबाइल का तो मेरे को भी काम पड़ता है। तो ये दो चीज बचने के आपके साधन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वो लगा के 14 साल तक के बच्चों को भी मोबाइल दे दो, उसमें ध्यान रखना। फिर आप इसमें एक और ध्यान रखना कि आपके भोजन का हो गया, आपका पानी का बता दिया, आपकी चाय की, चीनी की बता दी, गेहूं का आपका मैंने बता दिया, सब्जी का। बर्तनों का विशेष ध्यान रखें। आप अपने जीवन में जितनी चीज आंख से सफेद दिखती है वह आपके शरीर के लिए उतनी ही खतरनाक है। बर्तनों में यह बहुत ज्यादा डार्क दिखती है, जैसे सफेद में सिल्वर के बर्तन, जैसे सफेद में स्टील के बर्तन, जैसे काले में नॉनस्टिक के बर्तन, जैसे रंगीन प्लास्टिक के बर्तन। ये सभी वो बर्तन हैं कि जब इनको आप 70 के टेम्परेचर से ऊपर लेके जाएंगे तो वो सभी अपनी पॉलिश उसमें छोड़ देते हैं, और वो पॉलिश जब आपके पेट में जाती है तो आपको कैंसर कर देगी। मैं बार बार, आप ये मत सोचना कि भैया या डॉक्टर साहब तो सिर्फ एक ही बात कैंसर कैंसर, उसका एक कारण है, क्योंकि मैं 1000 लोग महीने में देखता हूं, मन बड़ा परेशान रहता है। और ये भी रिसर्च करी है कि 2029 तक हर 9 में से एक आदमी कैंसर से पीड़ित होगा। तो इसलिए मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि छोटी मोटी बीमारियों को तो आप कुछ समझते नहीं, इसलिए कैंसर कम से कम ध्यान में रहेगा। तो ये ध्यान रखिए कि बर्तन आप अपने जीवन में ना उपयोग करें, तो फिर कौन से करें? कोशिश करें मिट्टी के बर्तन, नहीं तो लोहे की कढ़ाई, कांसा, पीतल, तांबा। और कांसा, पीतल, तांबा थोड़े से जटिल है क्योंकि उसमें कली करने का कुछ चक्कर रहता है, तो आप उसमें ज्यादा दिमाग खर्च मत करिए। मिट्टी एकदम सिंपल, और लोहे की कढ़ाई। जो भी भोजन बनाना है आप रख कर, भोजन बन के रख कर आप किसी में भी खा सकते हैं। अक्सर हम करते हैं कि जब हम भोजन को बना लेते हैं तो प्लास्टिक, मैंने अक्सर देखा है घरों में, प्लास्टिक के वो टिफिन होते हैं ना, उसमें वो सब्जी घाल देते हैं। मान लो कोई गेस्ट आया, उसके सामने थाली रख दी और थाली से फिर वो प्लास्टिक का वो टिफिन रख दिया, उसी में वो सब्जी घाल दी, एकदम गर्म रहती है। वह गर्म सब्जी उस पॉलिश को धारण कर लेगी, और वह पॉलिश यानी कि प्लास्टिक को पचेगा नहीं। आप पन्नी को देखिए, पॉलिथीन को, आप उसको 50 साल मिट्टी में डाल के रखिए, अगर गल जाए तो बता देना। तो आपके शरीर में मिट्टी भी तो है, पानी, हवा, मिट्टी, इन सबसे तो, अग्नि इनसे तो मिलकर बनाए, तो कैसे पचाएगा प्लास्टिक को? और जहां प्लास्टिक रुकी वहीं सेल्स एबनॉर्मल ग्रो कर जाएंगे, दैट इज द कॉल कैंसर। फिर वही बात आएगी। तो आप ध्यान देना कि प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग ना करें, जो मैं बता रहा हूं इसका। फिर एक चीज और करें, अक्सर बहनों के लिए कार्य है कि बहन जब रोटियां बनाती है तो वो गैस की सीधी फ्लेम पे रोटी सेकती है। मैंने अक्सर देखा है घरों में कि गैस की, जब आप समझ रहे हो ना मेरी बात, जब गैस चलती है तवा उतार के वो कहती है समय बचता है। अब समय किसके लिए बचा रहे हैं मालूम नहीं,
हॉस्पिटल के लिए बचा रहे हैं कि डॉक्टर के लिए बचा रहे हैं कि स्वयं कष्ट के लिए बचा रहे हैं कि पैसा जो कमाया है घर में मिलके उसको लुटाने के लिए कमा रहे हैं, मालूम नहीं। आप देखिए, थोड़ी सी ध्यान रख लीजिए तो क्या फर्क पड़ता है। मेरी पुस्तक में ये शोध लिखा हुआ आ रहा है कि डायरेक्ट गैस की फ्लेम पे रोटी सेकने से कैंसर होता है। ऐसे कुछ कारक पार्सनोजेनिक लिखे हैं, और वो लिखा है कहां शोध हुआ है, उस वैज्ञानिक का नाम भी लिखा है, अमेरिका में हुआ है, उस वैज्ञानिक का नाम भी मैंने लिख के दिया है। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट गैस की फ्लेम पे रोटी नहीं सेकना। अगर मजबूरी है गैस की रोटी बनाने की तो एक काम कीजिए, तवे पे ही रोटी को सेकिए, 1 मिनट भी नहीं लगती फालतू। क्योंकि हमारे यहाँ गौशाला में जो गौ सेवक रहते हैं वह जो भोजन बनाते हैं तो वो ऐसे ही बनाते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। रोटी को तवे पे ही सेकते हैं वो। थोड़ा सा क्या होता है, कपड़ा लीजिए, उस कपड़ा को रोल करिए, रोल करके उसका एक ऐसे बनाइए जो वो सेक उसको दबा सके। आप इतना भारी कर लीजिए कि उसको दबा सके, वह रोटी फट से फूल जाती है। और वह जब फूलेगी तो आपको खाने में भी अच्छी लगेगी, पचेगी अच्छी पेट में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। दूसरा एक ध्यान आप रखना है, शरीर में जब आप स्नान का जो विषय था उसमें शरीर पे जो लगाते हैं, आप ऐसी कोई भी साबुन और शैम्पू का उपयोग अपने जीवन में मत करिए कि जिसमें जहर हो, झाग हो, केमिकल हो। जो झाग बनाता है वह आपके लिए विष का काम करेगा, त्वचा का कैंसर कर देगा, त्वचा की सभी बीमारियां कर देगा, खुश्की पैदा कर देगा आपके शरीर में, ड्राइनेस बहुत ज्यादा। और बहुत सारी बहन या माताएं या भाई लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जी मेरे को तो बहुत खुजली हो रही, सूखी खुजली जिसको आप बोलते हो। अभी जब मैं सवेरे यहाँ आया तो एक ऐसी बहन मेरे को मिली, बोल रही है डॉक्टर साहब मेरे सर में खुजली होती है, मेरे शरीर पे खुजली होती है। मैं तुरंत समझ गया कि इनके शरीर में सबसे ज्यादा केमिकल साबुन शैम्पू के माध्यम से चला गया। तो मैंने उनको यही बताया कि बहन सबसे पहले ये छोड़िए। तो फिर इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प बहुत सुंदर है। आप सभी लोगों के घर में या तो गाय होगी, या तो भैंस होगी, नहीं तो बकरी होगी। आप उसका दूध लीजिए और उस दूध से नहाइए। एक इस देश में बहुत बड़े बहुत महान व्यक्ति जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, श्री राजीव भाई दीक्षित जी। आप ये समझिए, मैं आपके बीच में बैठ के ये जो बातें कर रहा हूं ये लगभग उन्हीं की बातें हैं। बस समय के अनुसार उन चीजों में थोड़ा सा परिवर्तन मांग के अनुसार किया गया है। हम भी उन्हीं डॉक्टरों में से थे जो डॉक्टर पेशेंट को 1 मिनट नहीं देते, फटाक से दवा लिख के भेज देते हैं। लेकिन जैसे ही अपने जीवन में उनको सुने तो सुन के सब कुछ परिवर्तन हो गया और आपके बीच में मैं आ गया। तो अब ध्यान देना, उन्होंने एक बात बोली थी कि दूधो नहाओ पूतो फलो, यानी कि दूध से नहाने के बाद पुत्र की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने पुत्र का ये मतलब नहीं है कि दूध की कढ़ाई में बैठ जाओ आपके पुत्र पैदा करना है। उनको मेरा कहने का अर्थ ये है, जब आप दूध से नहाएंगे शरीर स्वस्थ रहेगा, तो शरीर स्वस्थ रहेगा तो अच्छी संतान को पैदा करेंगे। मेरा अर्थ ये है, भाव को समझिए आप। तो दूसरा इसमें एक और चीज, आप बेसन से भी नहा सकते हो, चने को पीस के उससे भी नहा सकते हो, आप दाल से भी नहा सकते हो, आप त्रिफला चूर्ण से भी नहा सकते हो। और तो और नीम की पत्तियां सुखा लीजिए, अर्जुन के पेड़ की छाल ले लीजिए। आप कोई भी ऐसा वृक्ष या पौधा, क्योंकि धरती पे ऐसा कोई वृक्ष पौधा भारत में नहीं है जिसमें औषधीय गुण ना हो, कोई भी ले लो, पानी में उबाल लो और उससे नहा लो। आपकी क्या करना, मैंने क्या बताया आपको, स्नान 2 तरह से किया जाता है, या तो शरीर में गंदगी साफ करने या शरीर के अंगों को सही टेम्परेचर में लाने के लिए। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूसरा, मैंने रंगों का बड़ा आपको ध्यान कराया कि हमें कोई भी चीज, जैसे हम मसाले अपने घर में उपयोग करते हैं ना, तो मसालों में जितने भी मसाले मार्केट में हैं, किसी एक आध को तो मैं नहीं बोलता, लेकिन 99% मसाले ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में केमिकल, मिलावट और रंग है। आप देखिए, मिर्च लाल थोड़ी सी डालेंगे, फट से एकदम लाल कर देगी सब्जी की। ऐसी कौन सी मिर्च भाई धरती में पैदा हो गई जो लाल कलर एकदम कर दिया। दूसरा, हल्दी थोड़ी डालिए, आप पानी में मिक्स करके हाथ में लगाइए ना, रंग छूटेगा नहीं। और ये वो सिंथेटिक कलर है, रंग है जो सीधा किडनियों को फेल करता है। आज 16, 18, 33 साल के बच्चे मेरे पास आते हैं, उनको बोलते हैं कि डॉक्टर साहब डायलिसिस पे चल रहे हैं या डायलिसिस पे जाने वाले हैं। हमने तो कभी शराब नहीं पी,
हमने कभी नशा नहीं किया, चाय नहीं पी, कैसे हो गया? तो मैं उनका ध्यान इस तरफ लेके आता हूँ कि आपने साबुन बहुत लगाई है, शैम्पू बहुत लगाया है, आपने मसाले, आपकी माता जी आलसी हो गई, आलस कर गई, समय को बचा गई, बाहर से पिसे पिसाई लेके आ गई। इसलिए साबुत मसाले आप लेके आइए, साबुत मसाले लाके घर पे पीसिए। माताओं के लिए ध्यान ये देना मैं गलत बात नहीं है, कभी आपको लगे कि हमको काम दे रही है। आप अगर मसाले हाथ से पीसेंगे ना सिलबट्टे पे, तो एक तो उनमें लोच पैदा होगा, दूसरा डाइजेशन मजबूत होगा, तीसरा एक और चीज उसमें होगी कि आपको शुद्ध मिलेगा, और चौथा उसमें क्या होगा कि जो चीज शुद्ध और अच्छी और असली रूप में जाएगी तो आपके शरीर की जीवनी शक्ति बढ़ाएगी, और आप जब उसको रगड़ेंगे तो आपका व्यायाम होगा। आपने देखा नहीं है बाबा रामदेव चक्की करवाते हैं योग में, सोचने की बात है। ऐसे बहुत सारे योग के इंस्ट्रक्टर या जो टीचर है, अध्यापक मैं इस देश में जानता हूँ, जो सवेरे सवेरे माता बहनों को बुलाते हैं अपने सेंटरों में, बोलते हैं चक्की चलाओ, और ऐसे ऐसे एक्सरसाइज कराते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आटा बाहर भिजवाते हो तो उन्होंने चक्की घर में आपको बता दी। दूसरा, सिलबट्टे से जब आप चलाएंगे तो आपके हाथ मजबूत हो जाएंगे, हाथ में दर्द नहीं होगा, सर्वाइकल कभी नहीं होगा। ध्यान दीजिए, ऐसे अगर आप चलाते हैं ना हाथों को, आप किसी डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, वो एक्सरसाइज सर्वाइकल की यहीं से दूर करते हैं, बोलते हैं ऐसे करो ऐसे। तो ये तो आप करना ही है, आपको हर दिन आप कीजिए, फिर से जरूरी नहीं है बहन भाई भी काम को कर सकता, मदद एक दूसरे की होनी चाहिए। दूसरा, आप जब इसको चलाते हो ना तो जो महिलाओं में बहनों में जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, वह फ्लेक्सिबल हो जाता है, पेट की रोगी नहीं बनती, और यूट्रस में आजकल जो फाइब्रोइड आ रहे हैं, छोटी छोटी पॉलिप्स हो जाते हैं, मसले हो जाते हैं, पीसीओडी हो जाता है, पोलिक्री ओवरी, पीसीओएस हो जाता है, पोलिक्री ओवरी सिंड्रोम, बहुत बीमारियां बच्चा दानी से शुरू होती है। तो उसमें सबसे अच्छा मदद करता है जब हाथ से आप सिल को चलाते हैं, क्योंकि आप बैठेंगे उकड़ू, आप कुर्सी पे बैठ के सिलबट्टा नहीं चला सकते। ध्यान देना, रसोई ऐसी बना दी है आपने घरों में कि जिसमें खड़ा हो गई सब रोटियां सब्जियां बनती है, बैठ के बनाइए आराम से, खड़े हो गए कोई फायदा नहीं है, आपको वायरिंग को मैच हो जाएगी। आपने देखा पैर में नस निकल जाती है, वो ज्यादातर उन्हीं बहनों को होती है जो ज्यादा देर खड़े होकर काम करती है रसोई घर में। तो ध्यान देना कि आपको मसाले बाजार से साबुत लेके आने हैं, आपको कोई भी पिसा नहीं लेके आना। नमक सेंधा अपने जीवन में खाइए, नमक काला खाइए, और सबसे अच्छा नमक ये तो है ही, इनके समकक्ष समतुल्य एक नमक और है जो पहले आप लोग खाते थे, डेले वाला नमक, वो आज भी शायद 2-4 रुपए किलो ही आता है, साबुत नमक इसको बोलते थे। एक नंबर नमक है वो आपके शरीर के लिए, उसको लाइए, उसको पीसिए, आलस से दूर होगा, मन चित्त शांत होंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आपने कभी सोचा है कि आप पूरी जिंदगी भागते रहते, ना दिन देख के, ना रात देख के, ना कुछ देख के, पैसा 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 के चक्कर में। पैसा कमाना गलत बात नहीं है, मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप उस पैसे को अंडर द डे कहाँ देते हो। आप देखिए, एक भी व्यक्ति मेरे को स्वस्थ नहीं मिला, ये हर परिवार की कहानी है। तो कमाइए और डॉक्टर और वैद्यों को दे दीजिए ले जाकर, क्या मतलब रह गया आपकी जिंदगी का? कष्ट अलग से हुआ, समय अलग से बर्बाद हुआ। तो आपको ये छोटी छोटी जानकारी, छोटी छोटी माहिती मैंने देने का प्रयास किया, और आप, मेरे को ये उम्मीद है, इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ से जाऊंगा कि आप जरूर अपने जीवन में ये परिवर्तन करेंगे। और एक चीज सुनिए, चलता फिरता आपको हॉस्पिटल के बारे में एक जानकारी दे दूं। अगर देसी जो गौ माता है, देसी गौ माता के गौों का अपने जीवन में सेवन, उनका दूध पिएंगे, दही खाएंगे, छाछ पिएंगे, आप उनका घी खाएंगे, मक्खन खाएंगे, गाय का जो गोबर है उसका रस लेंगे, और गाय का जो गौमूत्र है उसका सेवन करेंगे। आपको मेरे से लिखवा के ले लो, 99.9% कोई भी गंभीर व्याधि नहीं हो सकती, ऐसा मेरा अनुभव है अपने जीवन में। अब इसमें जितने भी कैंसर के रोगी हैं, या जितने भी ऐसे यहाँ रोगी हैं जिनके शरीर में गांठ है, उन सभी के लिए सबसे ब्रह्मास्त्र जो काम करता है वो गाय का गौमूत्र ही करता है। मैं नहीं, भारत में हजारों डॉक्टर इसी काम को करते हैं, देसी गाय का गौमूत्र। तो आप ध्यान दीजिए, देसी गाय को अपने जीवन में जरूर रखिए। आपकी किडनियों को स्वस्थ रखने के लिए देसी गाय की छाछ बहुत अच्छी है, आपके हृदय को बल देने के लिए देसी गाय का घी बहुत अच्छा है, आपके हृदय में
एक आपको बहुत अच्छा एक नुस्खा बता देता हूँ चलते चलते। आपने देखा है अक्सर छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं तो बच्चे की पल्परेशन बढ़ जाती है, यानी कि हार्ट बीट बढ़ती है। तो उसमें देखा है आपने कि उनके जो हृदय है उसमें छेद हो जाता है, डॉक्टर बोलते छेद हो गया। इसकी सबसे अच्छी दवा आज तक जो हमने देखी है वो देसी गौ माता के दही से निकला हुआ मक्खन और मिश्री। ये आप लीजिए, मक्खन और मिश्री आप लेंगे तो आप देखेंगे कि इससे अच्छी कोई भी औषधि उस बच्चे के दिल के छेद को भरने के लिए नहीं है। तो मेरी कोशिश यही रही कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ लाभ मैं बता सकूं। समय का अभाव है, समय के अभाव में मैं मेरी बातों को अब विराम देता हूं। विराम देने से पहले आप सभी का और भैया जी का अभिवादन और मैं इनको प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे आप सभी भाई बहनों के बीच में एक ऐसे विषय पे बात करने के लिए बुलाया कि जो विषय सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।